हेलो एंड वेलकम टू जेडी स्टडी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हम लोग डिजाइन ऑफ एसी मशीन पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक यानी आज का हमारा एजेंडा रहेगा मोड्स ऑफ मोड्स ऑफ हीट डिसिपेशन, मतलब थर्मल कंसिडरेशन, हीट कंसिडरेशन। ठीक है, आप इसे थर्मल कंसिडरेशन भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग आज तीन पार्ट पढ़ने वाले हैं। थर्मल कंसिडरेशन जो होता है उसमें हम लोग तीन पार्ट पढ़ेंगे। वो कौन कौन से तीन पार्ट पढ़ेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। थर्मल कंसिडरेशन में हम लोग आज सबसे पहला पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मोड्स ऑफ हीट डिसिपेशन। मोड्स ऑफ हीट डिसिपेशन, ये सब पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि किसी भी मशीन डिजाइन में उसकी हीट कितनी डिसिपेट हो रही है और उसमें कूलिंग मेथड्स कौन कौन सी अप्लाई हो रही है, ठीक है, ये सब जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए हमें आज का ये जो टॉपिक है ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो हीट डिसिपेशन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन, देन उसके उसके अलावा दूसरा पढ़ेंगे रेडिएशन। ओके, देन थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग कन्वेक्शन। ये तीसरे पार्ट का जो है कन्वेक्शन, इसके भी आपके दो पार्ट हैं जो आज यहाँ पे कवर अप करेंगे। वो कौन कौन से पार्ट है मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, 3A करके। 3A वो है आपका नेचुरल कन्वेक्शन और 3B दूसरा है आपका आर्टिफिशियल कन्वेक्शन। ओके, तो ये सारी चीज पढ़ने वाले हैं। और मोड्स ऑफ हीट डिसिपेशन के अलावा आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे उसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और तीसरा पार्ट पढ़ेंगे उसका एम्बिएंट टेम्परेचर। तो आज ये सारी चीज हम लोग आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। थर्मल कंसिडरेशन में हम लोग तीन चीज कंसिडर करते हैं। उसका हीट डिसिपेशन के मोड्स, जिसमें कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन आते हैं। और कन्वेक्शन के दो पार्ट हैं, नेचुरल कन्वेक्शन और आर्टिफिशियल कन्वेक्शन। दूसरा है थर्मल कंसिडरेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और तीसरा है उसका एम्बिएंट टेम्परेचर। तो आज ये तीन चीज हम लोग कवर अप करेंगे और इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल देखे थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है थर्मल कंसिडरेशन में मोड्स ऑफ हीट डिसिपेशन। इसमें क्या होता है कि जो लॉसेस होते हैं मशीन के अंदर वो हमें अपीयर होते हैं एज अ हीट। मतलब मशीन से गर्मी निकलती है तो गर्मी क्या है, एक तरीके का लॉस है। ये हमको एज अ लॉस हमें देखने को मिलती है। इसीलिए जो टेम्परेचर होता है, मशीन का जो टेम्परेचर होता है वो मशीन के हर एक पार्ट को इफेक्ट करता है और क्या करता है, गर्म करता है, हीट करता है। और नॉर्मली सराउंडिंग एयर को भी वो गर्म करता है। तो ये जो हीटेड पार्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन के, इसको डिसिपेट करना, मशीन के अंदर से बाहर निकालना, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन तीन चीज से हम लोग क्या करते हैं, जो हीट है मशीन के अंदर की उसको बाहर के वातावरण में डिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग तीन पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका, इधर मैं लिख देता हूं, जिसमें सबसे पहला है आपका कंडक्शन वाला पार्ट। तो कंडक्शन में क्या होता है, ये जो मोड है डिसिपेशन का, ये आपका इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ सॉलिड पार्ट। मशीन का कोई सॉलिड पार्ट है, जैसे आपका कोई कॉपर हो गया, कोई आयरन हो गया, या फिर कोई इंसुलेशन वाला पार्ट हो गया, तो उसकी गर्मी को डिसिपेट करने के लिए, उसकी हीट को डिसिपेट करने के लिए हम लोग जो मोड यूज करते हैं उस मोड को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ओके, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉलिड पार्ट्स ऑफ मशीन।
ऑफ मशीन लाइक इंसुलेशन। ओके, तो इसका एक इक्वेशन है हीट फ्लो का, वो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। ये जो हीट हीट फ्लो का इक्वेशन है आपका, या फिर जो आप कह सकते हैं कि कंडक्शन हो रहा है बिटवीन द टू सरफेस, तो वो किस तरीके से गिवन होता है, तो वो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन ये है आपका Q कंडक्शन इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय R थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्यू कंडक्शन का है, हीट डिसिपेशन बाय द कंडक्शन। क्यू कंडक्शन क्या है यहाँ पे, वेयर क्यू कंडक्शन है आपका हीट डिसिपेटेड बाय कंडक्शन इन वॉट। ओके, इसका जो यूनिट है वो क्या है, वॉट है। θ1 और θ2 क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर्स हैं। किसके टेम्परेचर्स हैं, दो जो सरफेसेस हैं वो, और इसका जो यूनिट है वो आपका डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। देन आर थीटा क्या है आपका, थर्मल रेजिस्टेंस है। थर्मल रेजिस्टेंस है ऑफ कंडक्टिंग मीडियम। मीडियम ओके, और ये होगा आपका थर्मल ओम में। इसका जो एकम होगा, यूनिट होगा, वो क्या होगा, थर्मल ओम में होगा या फिर डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट में होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे जो आपका आर थीटा है, वो आर थीटा आपका किस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में हम लोग उसे किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आर थीटा को आप दूसरे तरीके में भी लिख सकते हैं। आर थीटा इज इक्वल टू ये भी होता है रो टी डिवाइड बाय कैपिटल एस, या फिर आर थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, टी डिवाइड बाय नेबला एस। ओके, तो यहाँ पे रो क्या है आपका, रो है आपकी थर्मल रेजिस्टिविटी, जो आपकी ओम मीटर में है, या फिर दूसरा इसका यूनिट क्या हो सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड मीटर पर वॉट। ठीक है, देन यहाँ पे जो आप नेबला यूज कर रहे हैं वो क्या है आपका, थर्मल कंडक्टिविटी है, जो 1/रो के इक्वल है, जिसका यूनिट आपका है वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड मीटर। टी आपका क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द मीडियम है, जिसका यूनिट आपका मीटर, और एस क्या है यहाँ पे आपका, कैपिटल एस आपका एरिया ऑफ सरफेस है। एरिया ऑफ सरफेस सेपरेटेड बाय मीडियम। ओके, जिसका यूनिट है आपका मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपको यहाँ पे जो आप कंडक्शन यूज कर रहे हैं, अगर आपका कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन आपका सॉलिड मटेरियल्स के बीच में होता है, दो सॉलिड चीज के बीच में होता है। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होता है, एक चीज आपको यहाँ पे नोट करने वाली है। वो नोट क्या है आपकी, कि अगर कोई मटेरियल की थर्मल रेजिस्टिविटी हाई है, तो वो लेस अमाउंट ऑफ हीट को डिसिपेट करेगा, और अल्टरनेटिवली अगर डिसिपेशन आपका, मतलब अल्टरनेट क्या, दूसरा उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कि आपका हीट टेम्परेचर का जो राइज है वो अगर हायर है, तो हीट डिसिपेशन क्या होगा, उतना ही सेम होगा। ये आपको यहाँ पे नोट करने वाली बात है। ओके, तो ये तो था आपका पहला पार्ट, जो था आपका कंडक्शन। ओके, देन दूसरा पार्ट है इसका रेडिएशन। तो रेडिएशन इसका दूसरा पार्ट है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ बी करके, रेडिएशन।
तो हीट डिसिपेशन बाय द रेडिएशन from a surface depend on its temperature and its other characteristic like its color, roughness, etc. etc. ठीक है, तो वेरी स्मॉल स्पेरिकल रेडिएटिंग सरफेस के लिए उसके लार्ज इनसाइड ए लार्ज और ब्लैक स्पेरिकल शेल में हीट रेडिएटेड पर यूनिट आपका किस तरीके से गिवन होता है, वो इक्वेशन जो है वो आपके स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। मतलब किसी भी रेडिएशन में अगर आपको हीट डिसिपेशन ढूंढना है कि कितना हीट आपकी रेडिएट हुई, कितनी हीट आपकी डिसिपेट हुई, तो वो आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडिएशन है उसका जो इक्वेशन है वो किसने दिया था, मतलब वो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग मिलता है आपको, वो मिलता है आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग आपको रेडिएशन का इक्वेशन मिलता है। तो यहाँ पे रेडिएशन का इक्वेशन क्या, क्यू रेडिएशन इज इक्वल टू क्या है, बोल्ट्जमैन डायरेक्ट आपको याद रखना है 5.7 इंटू 10⁻⁸ ई T1⁴ माइनस T0⁴, ओके, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये है हमारे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का इक्वेशन, जहां पे आपका यहाँ पे आपका क्या है, T1 क्या है और T0 क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। किस चीज का, एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसका है, ऑफ एमिटिंग सरफेस और एम्बिएंट मीडियम। मतलब T1 किसका है, आपके एमिटिंग सरफेस, मैं यहाँ पे T1 लिख देता हूं, एमिटिंग सरफेस, सॉरी, और T0 किसका टेम्परेचर है, आपका एम्बिएंट मीडियम का। टेम्परेचर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका यूनिट क्या है, केल्विन है, केल्विन इसका यूनिट है। यहाँ पे θ1 और θ0 क्या है, सॉरी, यहाँ पे θ1 θ, यहाँ पे आपका जो स्मॉल ई है, ये वाला जो स्मॉल ई है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी, 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 ओके, जो हमारा 1 होता है किसके लिए, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, ओके, एंड ऑलवेज लेस देन 1 फॉर अदर बॉडी, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई हमारे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की। तो यहाँ पे जो आपका रेडिएशन हो रहा है इसमें आपकी टोटल हीट कितनी डिसिपेट हो रही है, तो टोटल हीट डिसिपेशन आपका कितना है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं कि टोटल हीट डिसिपेशन बाय द रेडिएशन इज कितना है आपका, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्यू रेडिएशन इज इक्वल टू स्मॉल क्यू रेडिएशन मल्टीप्लाई बाय एस, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा रेडिएशन थीटा इंटू एस। यहाँ पे आपको ये दो इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जहां पे आपका वेर स्मॉल क्यू रेडिएशन, यहाँ पे क्या हो सकता है, डेल्टा रेडिएशन इंटू थीटा, ये भी आपका इक्वेशन बन जाता है, ओके। तो रेडिएशन के अकॉर्डिंग आपका हीट डिसिपेशन कितना है, स्मॉल क्यू रेडिएशन मल्टीप्लाई बाय एस। एस क्या है, कैपिटल एस आपकी, कैपिटल एस आपका क्या है, जैसे हमने जैसे ऊपर देखा कि इसकी थर्मल रजिस्टिविटी है,
कैपिटल एस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रेडिएशन में भी आपको एक चीज नोट करने वाली है कि इलेक्ट्रिक लोडिंग में मशीन की, सॉरी इलेक्ट्रिक लोडिंग में नहीं, इन इलेक्ट्रिक रोटेटिंग मशीन में, यानी रोटेटिंग मशीन में और ट्रांसफार्मर में रेडिएशन जो होता है वो नॉर्मली अपने आप नहीं होता है। ठीक है, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस में कोई भी मशीन हो आपकी, कोई ट्रांसफार्मर हो, उसका हीट डिसिपेशन आपका क्या होता है, बाय द कन्वेक्शन होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग हर जगह कन्वेक्शन के थ्रू ही आपका रेडिएशन का मतलब हीट डिसिपेशन होता है। ओके, नाउ इसमें थर्ड पार्ट है हमारा कन्वेक्शन। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं सी, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हम लोग दो पार्ट पढ़ने वाले हैं, एक आपका है नेचुरल कन्वेक्शन और एक है आपका आर्टिफिशियल कन्वेक्शन। तो इसमें मैं आपको लिख देता हूं 1C, नेचुरल कन्वेक्शन। तो नेचुरल कन्वेक्शन में आपका क्या होता है कि लिक्विड और गैस पार्टिकल जो होते हैं वो अगर आपकी हीट होती है, कोई भी लिक्विड और गैस पार्टिकल हीट होता है तो वो क्या होता है, धीमे धीमे एकदम हल्का बनने लगता है। ठीक है, और राइज होने लगता है, या फिर वो जो आपके गर्म पार्टिकल है उसकी जगह आपके कूलर पार्टिकल लेने लगते हैं, और जो हीट है वो आपकी धीमे धीमे करके राइज होने लगती है, हीट आपकी बढ़ने लगती है। तो ये तो बात हो गई नेचुरल प्रोसेस में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका आपके यहाँ, अपने यहाँ इंडिया में क्या है कि तीन तीन मौसम होते हैं। ठीक है, जैसे गर्मी पड़ती है, गर्मी के पास तुरंत आपकी बारिश आती है। तो जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे धीमे धीमे सबसे पहले आपका जमीन वाला हिस्सा गर्म होता है। तो जमीन में जो आपके वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, वो वेपर ठंडी होती है और थोड़ी भारी होती है, इसलिए सबसे जमीन के नजदीक होती है। जैसे जैसे आपकी ये जमीन गर्म होती जाएगी वैसे वैसे हीट आपकी जनरेट होती जाएगी, और जो सबसे जमीन वाला लेयर है वो लेयर आपका गर्म होता जाएगा और हल्का होता जाएगा। तो ये जो गर्म वाला पार्ट है वो धीमे करके आपका ऊपर होता जाएगा, और उसकी जगह ठंडा वाला जो पार्टिकल्स है वो आपके आते जाएंगे। ठीक है, ठंडे वाले पार्टिकल्स आपके आते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सभी चीज नीचे से लेके ऊपर तक की लेयर तक का आपका गर्म हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, जो वाटर पार्टिकल्स है उसके बादल बनना शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद क्या होगा, आपका बारिश गिरेगी और धीमे धीमे हर एक चीज ठंडी हो जाएगी। तो ये था एक नेचुरल कन्वेक्शन की प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल कन्वेक्शन में आपकी टोटल हीट डिसिपेट कितनी होती है, वो जो इक्वेशन है वो आपको डायरेक्टली आपको याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, टोटल हीट डिसिपेटेड बाय कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, वो क्या होगी, क्यू कन्वेक्शन इज इक्वल टू स्मॉल क्यू कन्वेक्शन इंटू एस। यानी जो ऊपर वाला इक्वेशन था वो रेडिएशन का वाला इक्वेशन आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, देन इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्बडा कन्वेक्शन इंटू थीटा इंटू एस, वॉट। इसका यूनिट क्या है आपका, वॉट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, कन्वेक्शन आपकी एक अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है, जिसमें आपकी हीट जो कन्वेक्ट हो रही है वो डिपेंड करती है अलग अलग वेरिएबल्स पे। जैसे आपका पहला वेरिएबल होगा आपका पावर डेंसिटी हो गई, दूसरा होगा आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया बिटवीन टू सरफेसेस। ओके, तीसरा हो गया कूलेंट, चौथा हो गया आपका हाइट, उसकी ओरिएंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कंडीशन क्या है सरफेस की हीट होने की, ये सब चीजें। पांचवा होगा उसकी थर्मल रेजिस्टिविटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ फ्लूइड। ये सब चीजें क्या है, एक तरीके से क्या है, वेरिएबल्स है। किसी भी फिजिकल आइटम के, किसी भी फिजिकल वेरिएबल को कन्वेक्शन करने में, कन्वेक्शन करने के काम में आने के लिए ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से वेरिएबल्स है जो काम आती है।
ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन के। इसी में आपका दूसरा है, चलिए मैं आपको नेचुरल कन्वेक्शन की जो फिनोमिना है और कन्वेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें जो वेरिएबल्स है मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल्स फॉर कन्वेक्शन प्रोसेस। वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला मैंने जो आपको बताया था वो बताया था पावर डेंसिटी। दूसरा मैंने आपको बताया था टेम्परेचर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तीसरा मैंने आपको बताया था उसकी टेम्परेचर डिफरेंस, या फिर आप तीसरा लिख सकते हैं कि उसका कूलेंट जो यूज हो रहा है वो। चौथा उसको मैंने आपको बताया था उसकी हाइट, ओरिएंटेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन और सरफेस हीट की कंडीशन, मतलब किस कंडीशन में वो हीट हो रही है वो। देन पांचवा मैंने उसको बताया था उसकी थर्मल रेजिस्टिविटी, उसकी डेंसिटी, उसकी स्पेसिफिक हीट, उसकी विस्कोसिटी। तो ये सारी चीजें मैंने, ये सारे जो वेरिएबल्स है मैंने आपको बताए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल कन्वेक्शन। तो मैं यहाँ पे आपको टाइटल मार देता हूँ, टू सी आर्टिफिशियल कन्वेक्शन। नाम में ही आर्टिफिशियल है, नाम ही सजेस्ट करता है कि हमने इसको बनाया हुआ है, मतलब कन्वेक्शन को हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो मॉडर्न मशीन में जो हीट होती है वो रिमूव करी जाती है बाय द आर्टिफिशियल सर्कुलेशन ऑफ कूलिंग मीडियम। आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग्स होती है उसके बाहर आपका फिन्स टाइप का कुछ लगा होता है, तो उसके अंदर आपकी पाइपिंग भी होती है। तो वो पाइपिंग क्यों होती है आपकी? क्योंकि उस पाइप में हम लोग क्या करते हैं, या तो कूलेंट या फिर आपका पानी, मतलब जो भारी पानी होता है वो, उसको हम लोग फ्लो करवाते हैं और हीट को क्या करते हैं, हम लोग हीट को दूर करते हैं, ट्रांसफार्मर की हीट को हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमने पाइपिंग करी और इससे जो हमने सर्किट बनाई है, वो सर्किट क्या है आपकी, एक तरीके से आर्टिफिशियल कन्वेक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि मतलब ये जो ट्रांसफर हम लोग कूल करते हैं, कूलिंग मेथड करते हैं, वो कूलिंग हम लोग क्या करते हैं, बाय द कन्वेक्शन करते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया वो पाइपलाइन जो है उसमें हम लोग भारी पानी या फिर कूलेंट, कूलेंट के तौर पे हम लोग उसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन को भी सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कन्वेक्शन है, आर्टिफिशियल कन्वेक्शन है, इसमें जो हीट डिसिपेट हो रही है वो हीट डिसिपेट आपकी किस तरीके से, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हीट डिसिपेशन है आपका वो कौन से इक्वेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो वो मैं इक्वेशन आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन आपका ये है, लैम्बडा डैश कन्वेक्शन इज इक्वल टू लैम्बडा कन्वेक्शन इंटू 1 प्लस के वी, के वी अंडर रूट ऑफ वी। ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। जहां पे आपका जो ये लैम्बडा डैश कन्वेक्शन है, ये क्या चीज है, ये आपकी स्पेसिफिक हीट है जो डिसिपेट हो रही है ऑफ ब्लास्टेड सरफेस। ब्लास्टेड सरफेस क्या है यहाँ पे, ब्लास्टेड सरफेस का मतलब ये है यहाँ पे जो कूलिंग के लिए जो जो सरफेस है उसकी जो स्पेसिफिक हीट डिसिपेशन है वो। ओके, देन लैम्बडा कन्वेक्शन क्या है यहाँ पे, नेचुरल
नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू आप जो आपकी स्पेसिफिक हीट डिसिपेट हो रही है वो। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं स्पेसिफिक हीट डिसिपेटेड बाय स्पेसिफिक हीट डिसिपेशन ऑफ, सॉरी ऑफ नहीं, बाय नेचुरल कन्वेक्शन, जो नेचुरली ठंडी हो रही है वो। देन यहां पे आपका V है। V क्या है? आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है, किस चीज की? कूल्ड सरफेस की, और आप जो उसमें एयर प्रोवाइड कर रहे हैं उस एयर ब्लास्ट की। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कूल्ड सरफेस एंड एयर ब्लास्ट। ओके, जो इसका यूनिट है आपका मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे जो केवी है, केवी क्या है आपका? कांस्टेंट है, जो डिपेंड करता है किस पे? वेदर पे, और डिपेंडिंग अपॉन whether the blast, sorry, whether the blast is uniform or non-uniform. ओके, यूनिफॉर्म ब्लास्ट के लिए केवी की वैल्यू क्या होती है? 1.3 फॉर यूनिफॉर्म ब्लास्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म ब्लास्ट है तो ये जो वैल्यू है 1.3 उससे कम हो जाती है, केवी की वैल्यू कम हो जाती है, यहां तक कि 0.5 तक की भी वैल्यू आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा हीट डिसिपेशन। मतलब ये हीट डिसिपेशन जो थे मोड्स उसके, वो सारे हमने यहाँ पे कवर किए। अब हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। तो आज का जो दूसरा पार्ट था, वो दूसरा पार्ट है इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, देखिए हमने ये जो पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था मोड्स ऑफ हीट डिसिपेशन, इसमें सारे मोड्स हमने कवर कर लिए। ओके, अब हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। तो ये दूसरा पार्ट आपका क्या कहना चाहता है? तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइटल मार देता हूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कूलिंग तो लॉसेस आपके अगर इलेक्ट्रिकल मशीन में वेरियस पार्ट में अलग अलग टाइप के लॉसेस होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसके कारण मशीन की जो टेम्परेचर राइज है वो बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर धीमे 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 करके बढ़ता ही जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मशीन आपका उसके मैक्सिमम टेम्परेचर पे होगा, मतलब वो टेम्परेचर के बाद आपका आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पे जो आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इक्वल होती है किसके? हीट लिविंग करने के, और सॉरी, हीट लिविंग करने के बाय द रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा टेम्परेचर राइज का आपको एक ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, तो ये अगर टेम्परेचर है आपका, और ये मान लीजिए आपका टाइम है, तो धीमे 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 अगर आपका एक बार टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टाइम के बाद, मान लीजिए ये टाइम के बाद आपका ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, इसके बाद आपका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और ये आपका ऐसे कुछ आपको टेम्परेचर मिलेगा बाय द टाइम। ठीक है, तो ये टाइम से लेके जो ये टाइम आपने कंसिडर किया है, इस टाइम के बीच में जो आपकी हीट डिसिपेट हो रही है वो हीट डिसिपेट इक्वल होगी। किस चीज के इक्वल होगी? बाय जो आपके रेडिएशन से हीट लिविंग हो रही है और जो कन्वेक्शन से हीट लिविंग हो रही है, ये दोनों के बीच का जो क्या कहते हैं डिफरेंस होगा, वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है,
ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका टोटल हीट रेडिएट होगी बाय द रेडिएशन, प्लस उसकी जो कन्वेक्शन से जो हीट रेडिएट हो रही है, वो टोटल कितनी होगी? वो होगी हमारी टोटल हीट रेडिएटेड। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल हीट रेडिएटेड बाय रेडिएशन, रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग टोटल हीट को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। रेडिएशन से कितनी हीट जनरेट हो रही थी? वो हो रही थी हमारी कैपिटल क्यू, रेडिएशन प्लस कैपिटल क्यू कन्वेक्शन थ्रू। ठीक है, ये टोटल हीट हो रही है जनरेट। तो रेडिएशन से कितनी हीट जनरेट हो रही थी? लैम्बडा रेडिएशन थीटा एस, और यहां से कितनी हो रही थी? लैम्बडा कन्वेक्शन थीटा एस। ओके, तो यहां से अगर हम लोग थीटा एस को कॉमन निकालते हैं, हमारे पास क्या आएगा? रेडिएशन प्लस लैम्बडा कन्वेक्शन। ओके, और अगर हम इसको टोटल लैम्बडा मानते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? लैम्बडा थीटा एस वॉट। तो ये क्या है? आपका टोटल हीट रेडिएशन है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है आपका नंबर 1 दे देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर को। ये जो नंबर 1 का इक्वेशन है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को। इक्वेशन नंबर 1 इज रिप्रेजेंट द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, सिंपल था। टोटल हीट कितनी रेडिएट हो रही है? टोटल हीट आपकी रेडिएट हो रही है जितना आपका रेडिएशन से हीट जनरेट हो रही है, प्लस कन्वेक्शन से जो आपकी हीट डिसिपेट हो रही है उतना। ठीक है, तो टोटल हीट हमारी कितनी है? कैपिटल क्यू जितनी है। कैपिटल क्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेडिएशन से जितनी टोटल हीट जनरेट डिसिपेट हो रही है, प्लस कन्वेक्शन के थ्रू जितनी हीट डिसिपेट हो रही है वो, और यहाँ पे हमने इसको एक्सपांशन किया और देन आगे हमने फाइंड आउट किया। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास लास्ट में क्या आया? लैम्बडा थीटा एस, जहां पे ये लैम्बडा जो है वो आपका क्या डिनोट करता है? लैम्बडा रेडिएशन प्लस लैम्बडा कन्वेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो था हमारा दूसरा पार्ट। अभी हमारा जो तीसरा पार्ट है, एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो टर्म है आपका एम्बिएंट टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है? मतलब ये क्यों यूज करते हैं? तो यहाँ पे जो हमारा रेडिएशन, जहां तक हमारा रेडिएशन का सवाल है, तो जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है स्काई का, यानी कि आकाश का, और ग्राउंड का, जहां से हमारी हीट रेडिएट हो रही है बाय द हॉट बॉडीज। ठीक है, और अगर हम लोग अदर फॉर्म से बात करें कि हीट डिसिपेशन अदर फॉर्म्स में एटमोस्फियर में कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, तो एम्बिएंट टेम्परेचर आपका क्या है? एक टेम्परेचर है ऑफ द बल्क ऑफ द एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ रिमोट इनफ टू बी अफेक्टेड बाय द थर्मल फील्ड ऑफ द हीटेड बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर क्या चीज है आपकी? तो एम्बिएंट टेम्परेचर की डेफिनेशन देखें अगर, तो ये आपका इट इज द टेम्परेचर, it is the temperature of the bulk of air, bulk of air at a distance, at a distance remote enough, remote enough to be affected by the thermal field, by the thermal
field of the heated body. ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर। समझ में आया? अगर हम लोग इसे थोड़ा सा, अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें, देखो थोड़ा सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि एम्बिएंट टेम्परेचर आपका होता क्या है। ये एग्जांपल में अगर आपको देता हूं, तो जैसे मैंने आपको पहले बारिश का और गर्मी का मौसम का आपको क्या दिया, एक एग्जांपल दिया था। उसमें क्या होता है कि बादल आपके किस तरीके से जनरेट होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो धीमे धीमे क्या होता है कि हीट आपकी नीचे से लेके ऊपर तक आपकी जो सारी एयर है वो आपकी हीट हो जाती है, और जो आपके वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म और हल्के होके ऊपर चले जाते हैं, और एक तरीके से आपका बादल को क्रिएट करते हैं। तो बारिश का मौसम जब आता है उससे पहले अगर आपके एटमॉस्फेयर में बादल छाया हुआ एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो आपको ज्यादा गर्मी लगती है। मतलब जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर तो कम होता है लेकिन गर्मी ज्यादा होती है। तो ऐसा जो टेम्परेचर है, ओके, वो टेम्परेचर जिसमें आपका टेम्परेचर कम होता है लेकिन आपको गर्मी ज्यादा लगती है, उस टेम्परेचर को हम लोग एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं। तो ऐसे ही ये जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, इसमें क्या है, एक बल्क ऑफ एयर है, ये इतने डिस्टेंस पे इनफ होता है, जो आपके जो थर्मल फील्ड है, मतलब जो हीटेड बॉडी है उसकी जो थर्मल फील्ड है, उसके कारण जो गर्मी जनरेट हो रही, उस फील्ड को अफेक्ट करने के लिए ये चीज जो है वो इनफ होती है। मतलब वो जो टेम्परेचर होता है वो इनफ होता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम्पल्स मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। और फिर भी अगर किसी को पता ना चली हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को पीछे से, मतलब बैकवर्ड ले जाके इसे वापस एक बार रिपीट करिएगा। ठीक है, सो तीनों चीज आज हमने कंप्लीट करी है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। और और ये, हाँ, एक चीज और, आपको कुछ भी तकलीफ होती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, एनी टाइम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो चीज पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, नाउ एग्जाम्पल, हमने जैसे कल एग्जाम्पल पढ़े थे, आज भी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है क्या है आपका, अ कॉपर बार of 12 mm in diameter is insulated with micanite tube which fit tightly around the bar and into the rotor slot of an induction motor। ठीक है, मतलब एक माइकानाइट की ट्यूब आपको दे रखी है, जो रोटर स्लॉट जो आपका है मशीन इंडक्शन मोटर, उसमें आपका टाइटली आपको दे के रखा है, मतलब टाइटली आपका डाल के रखा है। तो ये जो माइकानाइट ट्यूब है ये आपकी 1.5 mm, ये जो माइकानाइट ट्यूब है आपकी वो 1.5 mm ठीक है, ठीक है, और उसकी थर्मल रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है 8 ओम मीटर। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द लॉस दैट विल पास फ्रॉम द कॉपर बार टू द आयरन इफ द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज मेंटेन बिटवीन देम। और लेंथ ऑफ बार आपको दे रखी है 0.2 मीटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए, हम लोग अगर ये फिगर को कंसीडर करते हैं, ये वाली फिगर को, तो ये फिगर को कंसीडर करते पे हमारे पास क्या दे रखा है, सिंपल एक चीज दे रखी है हमको कि एरिया ऑफ इंसुलेशन। अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूं, देखिए एरिया ऑफ इंसुलेशन इन अ पाथ ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, यहाँ पे आपका एस क्या है, कैपिटल एस। आपको क्या करना है, सिंपल आपको कैलकुलेट करना है लॉस, हीट लॉस। तो आपको सिंपल जो यहाँ पे हीट डिसिपेट हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, कन्वेक्शन के थ्रू। क्यों कन्वेक्शन के थ्रू, क्योंकि ये जो कॉपर बार है और जो इंसुलेशन है ये आपका क्या है, एक तरीके से
आपका सॉलिड पार्ट है, और सॉलिड पार्ट में आपका जो हीट डिसिपेट होती है वो आपकी कन्वेक्शन के थ्रू होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको हीट डिसिपेट ढूंढना है बाय द कन्वेक्शन। तो क्यू कन्वेक्शन आप क्या, एक प्लस इक्वेशन है θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय r थीटा, ये आपके पास इक्वेशन है। ओके, ये θ1 और माइनस θ2 आपको दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे आपको दे रखा है, लेकिन आपके पास r थीटा नहीं है। तो आप r थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास दूसरा r थीटा का इक्वेशन भी है। r थीटा का इक्वेशन क्या है आपके पास? रो टी डिवाइड बाय एस। ओके, रो टी डिवाइड बाय एस। तो यहाँ पे आपके पास रो भी दे रखी है, थर्मल रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है 8, थिकनेस आपको दे रखी है 1.5 mm, थिकनेस भी आपको दे रखी है, लेकिन आपके पास एस नहीं है। तो ये एस क्या है आपका? एस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको एस फाइंड आउट करना है। एस फाइंड आउट करेंगे आप कैसे? जो माइकानाइट जो आपको दे रखा है एट द मीन रेडियस मल्टीप्लाई बाय इस लेंथ, आपको ये चीज दे रखी है, लेंथ दे रखी है, और माइकानाइट ट्यूब की जो जो मीन रेडियस है वो भी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो आपको दे रखी है। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी जो मीन रेडियस है, तो यहाँ पे मीन रेडियस क्या होगी? देखिए, आपको कॉपर बार का दे रखा है 12 mm की, ठीक है, प्लस ये माइकानाइट ट्यूब की जो थिकनेस है वो आपको दे रखी है कितनी? 1.5 mm दे रखी है। तो आप क्या करेंगे? माइकानाइट की मीन रेडियस फाइंड आउट करने के लिए पाई, ये गोल है इसीलिए पाई आर स्क्वायर। आर क्या है आपका? टोटल उसका डायामीटर है, प्लस उसकी जो माइकानाइट ट्यूब है उसका डायामीटर आएगा, तो 12 mm प्लस आपका जो 1.5 mm है, mm को हमने ये मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻³ और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, रेडियस है पाई आर स्क्वायर, मतलब टोटल हमारा जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा इंटू लेंथ। बार की लेंथ कितनी आपकी? 0.2 मीटर है, यहाँ पे आपको 0.2 मीटर आपको यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एस की वैल्यू क्या आएगी? 8.48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास एस की वैल्यू। ओके, नाउ एस की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, तो हम लोग आर थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आर थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? आर थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो देखिए, आर थीटा आपके पास क्या है? आपके पास आर थीटा है रो टी डिवाइड बाय एस, सबकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। रो की वैल्यू हमारे पास 8, टी की वैल्यू है हमारे पास 1.5 mm है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³, और एस की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 8.48 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ओके, तो आर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1.415 ओम इसकी वैल्यू आएगी। ओके, तो आर थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, θ1 माइनस θ2 है ही है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्यू कन्वेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वही फाइंड आउट करना है। तो क्यू कन्वेक्शन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? θ1 माइनस θ2 आपको दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 यहाँ पे रखेंगे, डिवाइड बाय आर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1.415 है। ओके, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 17.67 वाट। ओके, तो ये हो गया आपका क्यू कन्वेक्शन, जिसकी वैल्यू हमारे पास 17.67 वाट। यही है हमारा आंसर जो हमें फाइंड आउट करना था। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास इतना, आपको सिर्फ इतना ही समझना था, ये जो आपको दे रखा है, माइकानाइट ट्यूब दे रखी है और कॉपर बार रोटर स्लॉट दे रखी है, ये सब क्या है? आपका एक सरफेस है, मतलब सरफेस है जहां से आपको हीट डिसिपेट होता है। तो हीट कैसे डिसिपेट होगी यहाँ पे? बाय द कन्वेक्शन। बस सिर्फ इतना ही आपको समझना था। तो कन्वेक्शन का इक्वेशन लगा के आप लोग आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही हमारा दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे है, जैसे
देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए प्रॉब्लम। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ assembled armature lamination is 20 times as great along the direction of lamination as in the direction across the lamination। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द लॉस दैट विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द लैमिनेशंस इन द स्टैक 40 mm थिक, स्टैक की वैल्यू हमें दे रखी है, एंड 6000 mm स्क्वायर इन अ क्रॉस। ओके, सेक्शन विद द डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमें टेम्परेचर डिफरेंस आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और गिवन दैट difference of 5 degree centigrade will cause 25 watt to be conducted through the cross section of 2500 mm square in area and 20 mm thick measured along the lamination। सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, लॉस फाइंड आउट करना है। ठीक है, लॉस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज पहले तो दे रखी है। मैं आपको यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ। आपको यहाँ पे एक चीज दे रखी है, आपको क्यू कन्वेक्शन, सॉल्यूशन में लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन, आपको क्यू कन्वेक्शन दे रखा है। ठीक है, क्यू कन्वेक्शन की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है, 25 वाट। 25 वाट थिकनेस आपको दे रखी है यहाँ पे 20 mm की, 20 mm की थिकनेस दे रखी है आपको। तो इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करते तो 20 इंटू 10⁻³ मीटर। और इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, आपको क्रॉस सेक्शन का एरिया दे रखा है, मतलब एस की वैल्यू दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू दे रखी है 2500 mm स्क्वायर। ओके, तो इसको मीटर में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में होगा। और इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, मीन्स θ1 माइनस θ2 दे रखा है हमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से अगर हम लोग क्यू कन्वेक्शन का अगर इक्वेशन लगाते हैं, क्यू कन्वेक्शन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एस θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाय रो इंटू टी। ठीक है, तो क्यू कन्वेक्शन की वैल्यू 25, एस की वैल्यू 25 इंटू 10, सॉरी हाँ 25 इंटू 10⁻⁴, θ1 और θ2 की वैल्यू ये, रो की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। और थिकनेस हमें दे रखी है 2 इंटू 10⁻² मीटर। ये 20 इंटू 10⁻³ है, तो ये 10 को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी रो की वैल्यू क्या आएगी, रो की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.025 ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी थर्मल रजिस्टिविटी, ये हमारी थर्मल रजिस्टिविटी। तो हमारी थर्मल रजिस्टिविटी अक्रॉस लैमिनेशन, थर्मल रजिस्टिविटी अक्रॉस लैमिनेशन क्या होगी, यहाँ पे 20 टाइम्स दे रखी है आपको, तो 20 टाइम्स इंटू 0.025, तो ये हमारी होगी अक्रॉस द लैमिनेशन की थर्मल रजिस्टिविटी कितनी होगी, 0.5 ओम इंटू मीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इस नई स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे आपका जो हीट कंडक्ट होगी, मतलब हीट जो जनरेट होगी वो कितनी होगी, हीट डिसिपेट हीट आपकी कितनी डिसिपेट होगी, वो होगी आपकी क्यू कन्वेक्शन के थ्रू, जो आपकी होगी एस θ1 माइनस θ2, यहाँ पे रो इंटू टी होगी।
अब यहाँ पे रो क्या लगेगा आपका, रो लगेगा आपका टोटल लेमिनेशन के अक्रॉस जितनी रजिस्टिविटी है वो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आपको एस आपको दे ही रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर लेमिनेशन के साथ अगर हम लोग इसे कंसिडर करते हैं तो आपको देखिए, लेमिनेशन के साथ अगर कंसिडर करते हैं तो आपको 6000 mm² का एरिया आपको यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे आपका अब एस कितना हो जाएगा, 6000 mm² है, इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻⁶। और टेम्परेचर डिफरेंस आपको यहाँ पे दे ही रखा है 20 डिवाइड बाय रो आपके पास यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया 0.5। और थिकनेस आपकी अगर हम लोग लेमिनेशन की कंसिडर करते हैं तो थिकनेस आपको यहाँ पे इक्वेशन में दे रखी है 40 mm थिक, ठीक है। तो अब हम लोग इस यहाँ पे हम लोग 40 mm थिक रखेंगे, mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻3। हमारे पास क्यू कन्वेक्शन की वैल्यू आ जाएगी 6 वॉट, जो हमें फाइंड आउट करना था। ओके, तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल, और इसी के साथ हम लोग आज का ये वाला लेक्चर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, और आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। और अगर ये लेक्चर के बारे में आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।